ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। विस्तार से खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। अब बात करेंगे हम अवैध धर्मांतरण की मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के, छल की, छांगुर बाबा के कपट की, उसके रहस्य लोक की। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, उससे पूछताछ आज फिर से शुरू होने जा रही है। ये जो छांगुर बाबा है, इस पर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप है। यूपी एटीएस इसे पहले गिरफ्तार कर चुकी है। एक हफ्ते के लिए ये यूपी एटीएस की रिमांड में है। छांगुर के साथ ही उसकी जो महिला सहयोगी है नीतू उर्फ नसरीन, उससे भी पूछताछ की जाएगी। बीते शनिवार दोनों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, इस छांगुर बाबा को भी और इसकी महिला सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक छांगुर के नेटवर्क से सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण कराया गया और इस बीच उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में उसकी कोठी पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण इसने अपनी कोठी का करवाया था। कोठी के भीतर से कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जांच में कोठी के भीतर मौजूद रहस्यलोक से पर्दा भी अब हटेगा। तो एक तरफ छांगुर बाबा की तस्वीर आप देख रहे हैं जिससे एटीएस पूछताछ करेगी, एटीएस की रिमांड में छांगुर बाबा, और दूसरी तरफ छांगुर बाबा ने ये जो धर्मांतरण के नेटवर्क से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, उसी साम्राज्य पर जो 2 दिन तक लगातार बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो छांगुर के मामले में आज की बड़ी खबर यह है कि छांगुर का छल आज खुलने वाला है। एटीएस छांगुर से आज पूछताछ करने जा रही है। छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से भी पूछताछ की जाएगी। दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। तो छांगुर और नसरीन को बलरामपुर में उनकी कोठी पर भी ले जाया जा सकता है और वहां ले जाकर भी एटीएस पूछताछ कर सकती है। दोनों एटीएस की रिमांड में हैं। गिरफ्तारी दोनों की शनिवार को की गई थी। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में यह धर्मांतरण का खेल चल रहा था और बीते कई साल से चल रहा था धर्मांतरण का खेल। सरकारी जमीन पर यह 40 कमरों का महल नुमा मकान बना लिया गया था और सोचिए जरा, स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। एटीएस की पड़ताल अब हो रही है और इसमें नया खुलासा हो गया है। जानकारी मिल रही है नेपाल बॉर्डर पर छांगुर ने एक प्लान बनाया। वो प्लान क्या है, इसके बारे में खबर सामने आ रही है कि सीमा से सटे जो जिले हैं वहां पर जमीन खरीदने का प्लान। इस्लामिक दावा सेंटर शुरू करना चाहता था। नेपाल बॉर्डर पर मदरसा बनाना चाहता था। तो नेपाल बॉर्डर पर भी मदरसा बनाना चाहता था ये छांगुर बाबा। सीमा से सटे जिलों में जमीन खरीदी इसने, ये जानकारी सामने आ रही है। वो जो कहा जा रहा है कि करोड़ों का साम्राज्य इसने बनाया, तो उस करोड़ों के साम्राज्य में देखिए कहां कहां इसकी संपत्ति। ऐसे में अब धीरे धीरे कर ये राज जिन पर से पर्दा उठ रहा है, जिनका पर्दाफाश हो रहा है। छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर जमकर बुलडोजर गरज रहा है। आलीशान कोठी के कोने कोने को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। धर्मांतरण के आरोपी के ठिकाने पर एक साथ कई बुलडोजर चले। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय की मौके से एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पिछले 4 दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए क्योंकि उसने बड़े स्तर पर लोगों का धर्मांतरण कराया है और इसी कारण अब जो उसका आशियाना है, उसका जो बंगला है, उस पर बुलडोज़र भी चल रहा है। 2 दिनों से यहाँ बुलडोज़र चल रहा है। ये उसका जो आलिशान बंगला है, आलिशान आशियाना है, उसका ये बड़ा गेट आप देखिए और इस गेट से अंदर जब हम घुसेंगे तो ये 2 तरफ ये जो आवास है वो आप देखिए। एक बायां हिस्सा जो उसको ज़मींदोज़ किया जा रहा है, जिसका कारण ये है कि जो ज़मीन है अवैध ज़मीन पर इसको बनाया गया था, इसको इस कारण जो है इसको ज़मींदोज़ किया जा रहा है। 2 बार पहले भी नोटिस सर्व हो गई थी, लेकिन तब जमालुद्दीन की तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके साथ साथ दाहिनी तरफ में एक हिस्सा जिसको लेकर के इसके कागज़ वैध बताए जा रहे हैं, इसलिए ये फ़िलहाल ये यथावत बना रहेगा। इसमें बात जो कही जा रही है कि जो उसकी कारखास थी, उसकी दाहिने हाथ थी, नीतू या नसरीन कहें, उसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है और तमाम अवैध धन जो अर्जित किया गया, विदेशों से जो फंडिंग अर्जित की गई है, उससे ये आशियाना, ये आलिशान आशियाना बनाया गया था।
2 मंजिला ये आशियाना, और आप देखिए ये कितना मजबूत है, उसकी स्थितियां आप सामने से देख सकते हैं कि लगभग 24 घंटे से अधिक बुलडोज़र जो है वो चल चुका है, और तब ये स्थितियां हैं, इसके जो पिलर्स हैं, इसके जो बीम्स हैं वो इतने मजबूत हैं कि लगभग 1 दर्जन से अधिक जो जेसीबी मशीन्स हैं, बुलडोज़र हैं, वो बुलडोज़ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन तभी अभी जो आधा ही आशियाना है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो बुलडोज़ हो पाया है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, एक तरफ बुलडोजर वाला एक्शन जो पिछले 2 दिन हमने देखा, वहीं अब छांगुर बाबा रिमांड में एटीएस की और वो पूछताछ का सिलसिला भी शुरू होगा। इसको लेकर आज का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए छांगुर बाबा यानी कि जलालुद्दीन और उसकी जो कारखास है नसरीन, दोनों को एटीएस की जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो मिल चुकी है, और 10 बजे से यानी कि अभी 10 बजे से ये रिमांड शुरू भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक एटीएस की जो टीम है वो जेल नहीं पहुंची। मैं इस वक्त लखनऊ जेल के सामने मौजूद हूँ। ये लखनऊ जिला कारागार है, और इसी जिला कारागार में जो छांगुर बाबा है वो इसी जिला कारागार में पिछले 5 दिनों से कैद है, और अब उसकी जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो मिली है। 1 हफ्ते की पुलिस कस्टडी रिमांड है। 16 तारीख की शाम 6 बजे तक वो एटीएस की कस्टडी में जो है वो रहेगा, और इस दौरान एटीएस तमाम वो सवाल जवाब उससे करने वाली है, जिसमें 100 करोड़ की फंडिंग का भी मामला है। इसके अलावा वो धर्मांतरण के लिए किन किन नेटवर्क का इस्तेमाल करता था, विदेशों में जो उसकी यात्राएं अभी तक निकल के सामने आई हैं, उन यात्राओं के दौरान उसकी कितने मुलाकातें हुई, किससे मुलाकातें हुई। एक सोर्स ये बताता है कि लगभग 3,500 से 4,000 के करीब में उसने अपने जो फॉलोअर्स हैं वो बना रखे थे, और उसमें अधिकतर हिंदू धर्म के लोग थे जिनको वो कन्वर्ट कर रहा था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों का उसने जो कन्वर्जन है वो कर लिया था। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, लोगों को कैसे बरगलाता था और फंडिंग कहाँ से आती थी, क्योंकि सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि लोगों को वो पैसे का जो लालच है वो देता था, जिसमें कई ऐसी जाति बिरादरी के लोग हैं जिनको 15-16 लाख, 10 से 12 लाख और इस तरीके से 5 से 6 लाख अलग अलग सबके रेट थे, जिनको रेट दे करके उनका जो कन्वर्जन है वो कराता था और कैसे लोगों को बरगलाता था। ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। नसरीन से भी पूछताछ होने वाली है, क्योंकि नसरीन ही सब कुछ बाबा का एक तरीके से कारखास थी, सब कुछ नसरीन बाबा का देखती थी। और जब पिछले 2 महीने से बाबा अपने बलरामपुर के आशियाने से फरार होकर के लखनऊ के एक होटल में बंद था, तब भी नसरीन उसके साथ उसी एक होटल के उसी एक कमरे में लगातार लगभग 2 महीने रही है। यानी कि नसरीन के पास भी सारे सबूत हैं। और नसरीन और नवीन बोरा, जो ये दोनों पति हैं, ये दुबई में इनका जो धर्मांतरण है, सऊदी में इनका जो धर्मांतरण है वो कराया गया था। और ये कहा जा रहा है कि नीतू ने बड़े स्तर पर लोगों का धर्मांतरण के लिए उनको प्रेरित किया, तमाम लड़कियों को वो बरगलाती थी। हमने भी पिछले दिनों एक लड़की का जिसका धर्मांतरण हुआ था उससे हमने बात करी, तो उसने खुद नीतू का नाम लिया कि नीतू ने उसको बरगलाया और कहा कि मुस्लिम धर्म में वो आ जाए, वो धर्म बहुत बढ़िया है और उनको पैसे रुपए के जो तमाम लालच है उसकी बात भी कही गई। तो नीतू से लेकर के जलालुद्दीन तक, दोनों से 1 हफ्ते तक कड़ी पूछताछ होने वाली है। एटीएस की टीम थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद इनको अपनी कस्टडी में लेकर के जाएगी एटीएस हेडक्वार्टर में या अपने कहीं सुरक्षित जगह पर उनको रख करके, और उसके बाद उनसे जो पूछताछ है वो होने वाली है और देखना होगा उसमें क्या नए खुलासे होते हैं। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास विवेक। तो महत्वपूर्ण जानकारी विवेक दे रहे हैं कि अभी तो जेल में ही है और एटीएस की टीम पहुंचेगी और फिर यहां से रिमांड पर लेगी छांगुर बाबा को और फिर होगा वो सवाल जवाब की सिलसिला शुरू। इस बीच बाथरूम में विदेशी सामान, छांगुर बाबा पर धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग और इसी फंडिंग के जरिए अरबों करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप। ये सुन रहे हैं आप, जो जानकारी सामने आ रही है, इस तमाम बातों को लेकर वो बुलडोजर वाला एक्शन, छांगुर बाबा जिसकी कोठी से क्या कुछ सामने आया है, जरा ये भी जान लीजिए। एक मिनी पावर हाउस बाकायदा यहां इस आलीशान इलाके में मौजूद था, अपना पर्सनल बनवा रखा था, 5 लाख का जनरेटर था, 6 कुत्ते और वो भी विदेशी नस्ल वाले जर्मन शेफर्ड्स वो यहां पर थे। शक्तिवर्धक दवाएं यहां से मिली हैं, मसाज ऑयल, घोड़े यहां से मिले हैं। तो कोठी के अंदर ये जो पूरा काला साम्राज्य था उसकी ये डिटेल्स हैं जो सामने आई हैं। इस हाथ में ये जो मकान है जो आप देख रहे हैं, 2 मंजिला मकान, इसमें लगभग 1 दर्जन के करीब में इसमें कमरे हैं और इसमें छांगुर बाबा नसरीन यानी कि नीतू उसके पति के साथ यहाँ पर रहता था। और साथ ही साथ दाहिने हाथ पे ये वो इमारत जिस पर इस वक्त बुलडोज़र चल रहा है और यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक में कमरे इस वक्त
बन चुके थे और उस पर अब बुलडोज़र चल रहा है। चूँकि अवैध ज़मीन पर था, इस कारण बुलडोज़र चल रहा है। और ये वो बिल्डिंग बनाई जा रही थी जहाँ से वो अपनी जो मजहबी शिक्षा है वो लोगों को दे, और जो बड़े स्तर पर कन्वर्ज़न लोगों का करता था वहाँ उन लोगों को यहाँ पर ला कर के ब्रेन वॉश करने का काम, मजहबी शिक्षा देने का काम यहाँ से कर सके, इसको लेकर के ये हॉल बनाया जा रहा था। हालांकि फ़िलहाल चूँकि अवैध बिल्डिंग थी इस कारण इसको तोड़ा जा रहा है। और अगर इस पूरे हॉल को, इस पूरी प्रीमाइसेस को अगर आप देखिए तो चारों तरफ जो है इस पूरी प्रीमाइसेस को जो कटीले तारों से इस पूरी प्रीमाइसेस को घेरा गया है। दीवार के ऊपर कटीले तार हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग गेट हैं। सामने वाला एक मुख्य गेट अगर आप देखिए तो एक सामने मुख्य गेट, इसके साथ ही साथ बाएं हाथ पे यहाँ पर आपको एक गेट दिखेगा जो कि बगल की मस्जिद और यहाँ की जो बगल की 2 मस्जिदें हैं वहाँ पर जाता था, तो दूसरा गेट हुआ। इसके साथ ही साथ ये तीसरा गेट एक कोने पर और चौथा गेट बाएं हाथ पे अगर मैं दिखाऊं, कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएं तो 4 गेट, कुल मिला के 4 अलग अलग गेट इस पूरे उसके आरामगाह में, उस पूरे आशियाने में उसके थे। साथ साथ ये जो जगह है वहाँ पर जानवरों का भी शौकीन था, जानवर रहते थे। सामने की तरफ में जो भूसा है वो आपको दिख रहा होगा। पीछे जो मस्जिद है, इस मस्जिद का निर्माण भी छांगुर बाबा ही करा रहा था। और पीछे की तरफ में 2 मस्जिदें हैं अगर आप देखिए तो, और ये दोनों मस्जिदें उसी की प्रीमाइसेस में थी। तो महज 3 दिन की कार्रवाई में छांगुर बाबा को लेकर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। 3 बीघे में ये आलीशान कोठी छांगुर बाबा ने बनवा रखी है। कोठी की लागत ही 3 करोड़ बताई जा रही है। इस कोठी में 70 से ज्यादा कमरे, हॉल कमरे बताए जा रहे हैं। यहां इस कोठी की निगरानी 10 सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाती थी। यहां ये जो कोठी बनी हुई थी जिस जमीन पर, उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी और उस बाउंड्री वॉल पर बिजली की तारें, करंट जिनमें दौड़ता था। 500 मीटर की बाकायदा प्राइवेट रोड अंदर बनवा रखी थी। विदेशी टाइल्स यहां लगे हुए थे, संगमरमर के पत्थर यहां पर लगे हुए थे। कई महंगे सोफे, कुर्सियां, विदेशी ब्रांड के शैम्पू, साबुन वो यहां से मिले। 18 इंच की मोटी पिलर्स, देखिए किस तरीके से ये इमारत यहां खड़ी की थी। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय की एक रिपोर्ट। काफ़ी कुछ यहाँ पर टूटा हुआ है। कैमरे के साथ साथ अंदर की तस्वीरें हम दिखाएंगे। और ये देखिए जो छड़ और बाकी चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर टूटी हुई हैं। और जब हम अंदर की तरफ में पहुँचेंगे तो ये पहला कमरा जिसमें ये चौकी रखी हुई है और बाकी टायर, और पीछे की तरफ में राशन, देखिए जो गेहूं है वो जो है वो रखे हुए हैं। एक और कमरा बगल का और इसमें भी जो कुछ सामान है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जो सामान हैं वो रखे हुए हैं। ये एक तीसरा कमरा और इसमें पेंट से जुड़ा हुआ जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक लगातार मौजूद हैं। विवेक, जरा ये बताइए कि रिमांड पर ले लिया गया है, पूछताछ का सिलसिला एटीएस शुरू करेगी छांगुर बाबा से भी, इसकी सहयोगी नसरीन से भी, और ऐसे में अभी तक अपनी जांच में, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो है वो अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने का है, तो कितने गवाह पुलिस और एटीएस के पास हैं जिसके आधार पर ये पूछताछ की जाएगी? कितने ऐसे लोगों तक एटीएस की टीम पहुंची है जिनका गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया गया है? देखिए, इस मामले में अभी तक कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें नसरीन का पति और जो जलालुद्दीन का बेटा है वो लगभग 2 महीने पहले उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया था और तब से ही जलालुद्दीन और नसरीन जो है वो फरार थी। इस दौरान पुलिस ने तमाम वो साक्ष्य इकट्ठा करे हैं जिन लोगों का कन्वर्जन हुआ है और उसमें कुछ लोग पुलिस के सामने भी आए हैं। पिछले दिनों 17 लोगों की घर वापसी भी उसमें एक संगठन ने करवाई जिन लोगों का कन्वर्जन हो चुका था। तो वो तमाम लोग ऐसे हैं जो जलालुद्दीन के खिलाफ जो कहीं ना कहीं जो पुलिस को अपना जो बयान है वो दर्ज कराएंगे। इसके अलावा इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की जो कोशिश है वो भी जारी है। 10 और ऐसे संदिग्ध लोग इसमें जुड़े हुए हैं
जो डायरेक्टली जलालुद्दीन से जुड़े हुए हैं, जिनको एटीएस की टीमें और जो यूपी पुलिस है वो लगातार उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। बलरामपुर में बड़ी एक तरीके से जो बड़ा नेटवर्क है उसको खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ नेपाल बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं उस पर भी टीमों का जो नेटवर्क है वो खंगाल रही है। जो पुलिस की टीमें वो इसका जो नेटवर्क है वो खंगाल रही हैं। फंडिंग का जो नेटवर्क है उसको भी खंगाला जा रहा है और फंडिंग को लेकर के तो तमाम जो साक्ष्य हैं, क्योंकि 8 खाते नीतू के, इसके अलावा 5 खाते बाबा के, उन अलग अलग खातों में जो पैसे आए उसको लेकर के भी जो जानकारियां हैं वो निकली हैं और वो पैसे कहां से आए, किसने पैसे ट्रांसफ़र किए, उसमें कौन लोग जुड़े थे, ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसमें कई जानकारियां पुलिस के पास आ चुकी हैं और कई ऐसे तथ्य हैं जब दोनों पुलिस की कस्टडी में रहेंगे तो वो तमाम तथ्यों के बारे में पुलिस के पास हैं और अब इन कड़ियों से कड़ियां पुलिस को मिलानी हैं और इसीलिए एटीएस की रिमांड में लेकर जब दोनों से सवाल जवाब किए जाएंगे तो फिर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और ये रहस्य लोक जिसका हर राज सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूं। देखिए, कभी फकीरी, कभी मुफलिसी और तंगहाली, ऐसे में जिंदगी काटने वाला जलालुद्दीन, मतलब ये छांगुर बाबा, और जलालुद्दीन का जलवा अचानक बन गया। कैसे धर्म परिवर्तन के अवैध धंधे का ये आइडिया इसे मिला, कहां से इसको ये आइडिया मिला, इसने कैसे एक सिंधी परिवार को सबसे पहले अपने जाल में फंसाया और फिर वही सिंधी परिवार इसके लिए आगे इस धर्मांतरण के नेटवर्क को बढ़ाता रहा, उन्हें मोहरा बनाकर मजबूर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का ये गोरख धंधा पूरा खेल शुरू हुआ। इसी को लेकर पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए जरा। धर्म परिवर्तन गिरोह का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। जलालुद्दीन की सबसे बड़ी गुर्गा नीतू उर्फ नसरीन, दोनों 5 जुलाई को यूपी एटीएस के शिकंजे में आने से पहले लखनऊ के स्टार रूम्स होटल में पूरे 80 दिन तक छिपे रहे। लेकिन अब इनका मौजूदा पता लखनऊ का जिला जेल है। जिस हवेली की 4 दीवारी के अंदर पाखंडी पीर जलालुद्दीन और उसकी कथित माशूका नसरीन मजहब की मंडी लगाते थे, उसके अवैध हिस्से बीते 2 दिन में मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं, जिस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इतने लंबे समय से प्रदेश सरकार के खुफिया विभाग के लोग और सरकार सोती रही और अब जब मामला प्रकाश में आया, न्यायालय में, कोर्ट में केस चल रहा है, उस दौरान अवैध तरीके से बुलडोजर के माध्यम से उनके मकानों को गिराना पूर्ण रूप से अनुचित है। सवाल यह है कि खुद को पीर बताने वाला ये पाखंडी धर्म परिवर्तन का इतना खूंखार सौदागर कैसे बन गया कि उसके बैंक खातों में करोड़ों रुपए बरसने लगे। यूपी एटीएस की अब तक की जांच में जलालुद्दीन गिरोह से जुड़े बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का पता चला है। सवाल तो ये भी है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर पानी की तरह पैसे बहाने वाली ताकतें कौन हैं? यकीनन सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। फिलहाल धर्म के नाम पर अधर्म के सौदागर से जुड़ी अब तक जो बातें सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। जलालुद्दीन के गिरोह ने हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन की बाकायदा रेट लिस्ट बना रखी थी। इसके मुताबिक ब्राह्मण और राजपूत लड़कियों को इस्लाम कबूल करने पर 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की बेटियों को 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। ब्राह्मणों की बच्चियां हैं, क्षत्रियों की बच्चियां हैं, तो उनको ये 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं। जो हमारी थोड़े दलित समाज से बच्चियां हैं, उनको ये 10-10, 12-12 लाख रुपए, जो थोड़ा कमजोर वर्ग है उन बच्चों को ये ले जाते हैं और उन्हें बहला फुसला कर उनके साथ उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। जरा सोचिए, जो इंसान कभी गांव-गांव घूमकर अंगूठी और उसमें लगाने वाले पत्थर बेचा करता था, वो अचानक कैसे करोड़ों में खेलने लगा। ये कहानी जलालुद्दीन के पुश्तैनी गांव रेहरा माफी के लोगों के लिए भी किसी अबूझ पहेली जैसी है। बताया जा रहा है कि मुफलिसी के दिनों में ही ये मुंबई की हाजी अली दरगाह जाया करता था। उसी दौरान पहले इसके चंगुल में नीतू और नवीन रोहरा फंसे। जलालुद्दीन ने पति पत्नी और इनकी नाबालिग बेटी को इस्लाम कबूल करवाया। नीतू को नसरीन और नवीन को जमालुद्दीन बना दिया। दोनों इस पाखंडी पीर के झांसे में इस कदर आए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके साथ मधुपुर आ गए।
जहां नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर ही जमीन ली गई। फिर धीरे धीरे बगल की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, हवेली बनाई गई। साथ ही कॉलेज और अस्पताल तक खोलने की योजना पर काम शुरू हो गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया जा सके। जलालुद्दीन के इस फरेब में नीतू उर्फ नसरीन का किरदार बहुत बड़ा था, जो इसके इशारे पर हिंदू बेटियों को मुसलमान बनाने की साजिश के जाल बुनती। छांगुर बाबा से ये कि पहले तो अपनी पहचान छुपाई, जैसी पहचान उनकी जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया। तो उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी ने बोला कि नहीं, तुम्हारी आस्था के अनुसार सब कुछ होगा। फिर अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी और उम्मे रकीवा की दोस्त है नीतू नसरीन, तो वो उसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी। जलालुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोलने और इसके जाल में फंसे लोगों को दुनिया के सामने लाने में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बेहद अहम भूमिका निभाई है, जिसके अध्यक्ष गोपाल राय ने इस नेटवर्क के खिलाफ लंबे समय से मोर्चा खोल रखा था। उनके मुताबिक इस गोरखधंधे में कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें भूमिका परिवर्तन जो हो रही है, वो थाना तो अलग है, उसका सपोर्ट कर ही रहा है छांगुर बाबा का। ये सीजेएम कोर्ट में एक बाबू है, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो 156(3) के अंतर्गत मुकदमा कायम करा देता है, कुछ लोगों के साथ कराया भी है। जाहिर है जलालुद्दीन के पाप का घड़ा भर चुका है। ऐसे में अब जरूरत इस पाखंडी पीर को उसके किए की सख्त से सख्त सजा देने की है, ताकि फिर कोई मजबूर इसके झांसे में नहीं आने पाए, फिर इसके जैसा धर्म का धंधेबाज सिर नहीं उठाने पाए। और इसके साथ जुड़े लोग कौन कौन से हैं और इतना पैसा आया कहां से, ये सच भी देश के सामने आना चाहिए। तो ये छांगुर का रहस्य लोक, और अब इस राज पर से हर पर्दा हटने वाला है। आगे बढ़ रही हूं मैं, बात करते हैं जरा साइबर सिटी गुरुग्राम की। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ हरियाणा और यहीं गुरुग्राम, कल बारिश हुई और बारिश ने इन इलाकों की व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। देर शाम से शुरू हुई बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। हरियाणा के सोना रोड सहित अलग अलग इलाकों में बारिश का पानी देखिए कैसे जमा हो गया। जल भराव की स्थिति, देर शाम तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे और सुबह तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है। इसकी वजह से कई गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, उन्हें हटाने का काम चल रहा है। देखिए ट्रक देखिए कैसे पलट गया। यहाँ पर गुरुग्राम की एसपीआर रोड यानी सदर्न पेरिफेरल रोड पर एक ट्रक कल रात से गड्ढे में फंसा हुआ है, उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये गड्ढा तब बना जब ट्रक के गुजरते वक्त सड़क का एक हिस्सा ही धंस गया। ट्रक में बियर की बोतलें भरी हुई थी, देख रहे हैं आप। गड्ढा इतना बड़ा है कि ट्रक का आधा हिस्सा इस गड्ढे में समा गया। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि रात को यहाँ सड़क पर बिल्कुल पानी नहीं था, बारिश हुई, 2 गाड़ियां यहाँ से गुजरी, इसके बाद ट्रक सीधे नीचे धंस गया। सुबह इस गड्ढे की वजह से भारी सड़क जाम हुआ। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। तो बियर की बोतलों से भरा हुआ ये ट्रक और अचानक से सड़क धंस गई और आधा ट्रक उसमें समा गया। सब में धारवाड़ से आ रहा था और सब बियर है इसमें, चल भर गई और तो गोदाम पे जा रहा था, यहीं बैठ गया। तो यहाँ रात में आए तो क्या हालात थे? यहाँ पर पानी भरा हुआ था क्या? नहीं साहब, कोई सूखा पड़ा था। अच्छा। हाँ, जब पानी थोड़ा मैं गाड़ी साढ़े से निकाल रही, गाड़ियाँ भी निकल रही थी और हमारी एक गाड़ी और भी निकल गई। अच्छा। हाँ, और उसके बाद डंपर भी गया और उसके बाद बैठ गया। ये वाली गाड़ी आई तो पलट गई। हाँ साहब। तो उसके बाद ये बड़ा गड्ढा बन गया यहाँ पर? हाँ, बड़ा गड्ढा बन गया साहब। कहां तो दिल्ली एनसीआर में लोगों को बारिश का इंतजार था, गर्मी से सब बेहाल थे, लेकिन मॉनसून की पहली ही बारिश और उसने दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल कर दिया। गुरुग्राम में प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। ये देखिए 3 तस्वीरें, हर तरफ बारिश की मार देखने के लिए मिल रही है। कहीं पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, कहीं सड़क पर गड्ढा बारिश की वजह से, और उसके बाद जो हादसा हुआ है वो देख लीजिए आप, कैसे सड़क धंसी और ट्रक पलट गया। और वहीं ये जो बारिश, जल भराव, इसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार मंद पड़ रही है, जो गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है, वो गाड़ियों की कतार से आप देख रहे हैं ट्रैफिक जाम। इतना ही नहीं, कई रिहायशी इलाके दरिया बन चुके हैं, पानी में बंद गाड़ियां पड़ रही हैं, उन्हें खींच कर हटाना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। आज सुबह भी लोग घंटों जाम में फंसे रहे और अभी भी बहुत से इलाकों में दिल्ली एनसीआर में जाम है। अब
अब गुरुग्राम से जब ये तस्वीरें सामने आती है ना, तो सवाल ज्यादा बड़ा हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई पूरी दुनिया में गुरुग्राम अपनी पहचान साइबर सिटी के तौर पर बनाता है, लेकिन बारिश की वजह से साइबर सिटी का ऐसा हाल कि सड़कों पर इतना पानी, लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल मुहाल हो जाता है। बाइक स्कूटर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं आप, जिससे समझ सकते हैं कितना पानी सड़कों पर भरा हुआ। लोग रात से ही परेशान हैं। रात को कुछ देर के लिए बारिश जब रुकी तो फिर लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन सुबह से फिर बारिश शुरू हो गई है। इसके बाद दोबारा पानी भरने लगा है। एबीपी न्यूज संवाददाता जातिका सिंह की गुरुग्राम से एक रिपोर्ट। बारिश का नतीजा देखिए, आपको गुरुग्राम का ये इलाका दिखेगा जहां पर पूरी तरह से गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये जो इलाका है, आपको बता दें, ये गुरुग्राम का शहीद मेजर विकास यादव मार्ग है, यानी कि सिविल लाइंस के पास का इलाका है, पॉश इलाका है। और चौराहे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौराहे पे चारों तरफ की जो सड़कें हैं वो पानी में लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियां जो हैं उनको कैसे निकालने में कितनी मुश्किल हो रही है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो। और अब आम आदमी जो पैदल यहाँ पर पहुंचा हुआ है उसके लिए सड़क क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जो पेडेस्ट्रियन है, जो फुटपाथ है, उस पर खड़े हुए लोग आपको नजर आएंगे। यानी कि कहीं भी पैदल यात्री के लिए, जो पैदल यहाँ पर चलने वाले लोग हैं, उनको क्रॉस करने के लिए भी जगह नहीं बची है। वो देखिए, आपको साइकिल सवार नजर आएगा किस तरह से जो तेज बारिश के कारण ये पानी इकट्ठा हुआ है, उसमें से 2 व्हीलर्स के साथ में जो साइकिल सवार है, इसको निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। ऐसी भी हमने कुछ गाड़ियां देखी जो पानी यहाँ पर भर गया है, उसकी वजह से पीछे खराब हो गई हैं। पानी भरने की वजह से उनके इंजन तक पानी पहुँच रहा है। जब भी बारिश होती है तो गुड़गांव की निकासी पर सवाल उठते हैं कि आखिर पानी जो यहाँ जमा हो जाता है उसे निकलने में इतना समय क्यों लगता है। और एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हर बारिश में गुरुग्राम से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वहाँ पर आपको नालियाँ दिखाई देंगी, पानी ज़रूर वहाँ तक जा रहा है, लेकिन पानी वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है। पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भर गया है। मैं आपको सीधे गुरुग्राम लेकर चलती हूँ। अजातिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजातिका से जानते हैं। अजातिका, आपकी रिपोर्ट अभी दर्शकों को मैं दिखा रही थी, अब तो 10:30 बज चुके हैं। अभी की स्थिति क्या है? क्या अभी भी गुरुग्राम की सड़कों पर लंबा जाम? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं SPR यानी कि सदर्न पेरिफेरल रोड से, और क्या आलम अब तक बना हुआ है आपको दूर तक तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें आप देखिए, लंबा जाम अब भी लगा हुआ है और जहां तक आपको तस्वीर नजर आएगी ऐसा लगेगा कि सड़क कहीं ना कहीं गायब हो गई है। पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के बीचों बीच जद्दोजहद करती हुई, संघर्ष करती हुई जो गाड़ियां हैं यहां से डोलती हुई, हिलती डुलती हुई और किसी तरह से अपना बैलेंस बनाती हुई निकलने की कोशिश कर रही हैं। SPR रोड पर अब से कुछ देर पहले जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, हम उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो ट्रक गड्ढे में समा गया है। उस जगह पर आपको जानकारी के लिए बता दें, दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि सीवर डालने की लाइन बिछाई जा रही थी, उसका काम चल रहा था। और ऐसे में जब बारिश हो गई तो वहां पर सॉफ्ट मिट्टी होने की वजह से रात को पूरी तरह से जो ट्रक है उसके अंदर समा गया। एक बड़ा एक्सीडेंट भी उसमें हो सकता है, जान माल का जो नुकसान है वो भी हो सकता है। वो तमाम एस्टिमेट भी आएगा। बियर की बॉटल से वो जो ट्रक है वो भरा हुआ था। यानी कि बारिश जो हल्की भी हुई या तेज बारिश हुई, उसका असर गुरुग्राम में हर बार देखने को मिलता है। आज सुबह से बात करें तो केवल आधे घंटे की बारिश हुई है और फिलहाल जो बारिश हो रही है वो हल्की बारिश है, लेकिन उसके बावजूद कई घंटे अभी हो गए हैं बारिश को बंद हुए। जो रिपोर्ट है हमने आपको सुबह भी दिखाई थी, लेकिन अब तक जो आलम है गुरुग्राम में वो बेहतर नहीं हुआ है, क्योंकि पानी जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसको निकासी कहीं करते हुए नजर नहीं आ रहा है। वो पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है गुरुग्राम में, और यही कारण है कि कई सारे जो गुरुग्राम के दफ्तर हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी घोषित कर दिया है। वो इस तस्वीर को देखते हुए वो ये जानते हैं कि स्मार्ट सिटी में रहते ज़रूर हैं, लेकिन जब स्मार्ट सिटी को नज़दीक से देखते हैं तो स्मार्ट सिटी में कई सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती बारिश में इस पानी की निकासी को लेकर है, जो अब भी और इस बार भी फेल होती हुई नजर आ रही है। रोमाना,
कहते हैं ना, बस नाम की स्मार्ट सिटी, किसी काम की नहीं स्मार्ट सिटी। यही हकीकत है गुरुग्राम की जो सामने आ रही है। फिर से दोहरा दूं, नाम की है स्मार्ट सिटी, किसी काम की नहीं स्मार्ट सिटी। ये गुरुग्राम का हाल है। जरा सी बारिश और जैसा कि वो सदर्न पेरिफेरल रोड जहां की तस्वीर जातिका हमें दिखा रही हैं, मतलब वो जो सदर्न पेरिफेरल रोड है उसमें मुश्किल से 2 लेन पर गाड़ियां चल रही हैं। बाकी जितनी सड़क है उस पर पानी का कब्जा है और गाड़ी वहां उतार नहीं सकते, क्योंकि अगर उस हिस्से में गाड़ी उतार दी तो पानी इतना भरा हुआ है कि गाड़ी बंद पड़ जाएगी। इसी का डर, इसी वजह से ये लंबा जाम। ऐसे में जातिका जो सिस्टम है उसकी पोल तो यहाँ पर खुल रही है, उसने तो कोई व्यवस्था की नहीं है। लोगों को तो तैर कर ही अगर गुरुग्राम में कहीं आना जाना है तो मजबूरन अपनी गाड़ी इसी पानी में उतारनी होगी और फिर गाड़ी को नाव की तरह चलाना होगा और अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। इस सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से क्या बताया जा रहा है? गुरुग्राम में आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है जातिका? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए मौसम के विभाग के द्वारा सुबह जो अपडेट दिया गया था वो यही कि करीबन 3 घंटे तक बारिश इसी तरह से बनी रहेगी। जो आगे का अपडेट है वो भी ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी बारिश रहेगी। अब गुरुग्राम को लेकर चुनौती यही है, आप जानते हैं कि प्रशासन जानता है कि बारिश का मौसम आ गया है, जो मॉनसून है वो भी मौसम विभाग ने घोषित कर दिया है। तो ऐसे में अगर कहीं काम चल रहा है, कहीं कोई गड्ढा नाजुक है, अगर उसके पास जो जगह है वो वल्नरेबल है, संवेदनशील है, तो वहां पर एटलीस्ट आपको बोर्ड लगाना चाहिए जिससे कि वहां एटलीस्ट जो भारी वाहन है वो वहां से ना गुजरें। वहां से जो 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन ऐसी सावधानियां क्यों नहीं बरती जाती हैं, ये सवाल लगातार मीडिया को आके क्यों पूछना पड़ता है? क्यों प्रशासन वक्त से ये काम नहीं करता है? निकासी को लेकर हम कई सालों से रिपोर्ट दिखाते आए हैं कि गुरुग्राम जैसी स्मार्ट सिटी, मिलेनियम सिटी, साइबर हब जैसी सिटी, जैसे ही आप साइबर हब वाला जो एरिया है उसको छोड़ते हैं तो गुरुग्राम का एक ओल्ड गुरुग्राम ही नजर आता है, पुराना गुरुग्राम नजर आता है, ग्रामीण गुरुग्राम ही नजर आता है। चाहे आप बिल्कुल सही कह रही हैं जातिका। देखिए, हम सवाल पूछते हैं लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगती है। हम सवाल पूछते हैं लेकिन ये सिस्टम नहीं बदलता है और हर बार बारिश के इस मौसम में यही तस्वीरें सामने आती हैं। इसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि चुनाव में जब नेता आते हैं तो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे नेता भी वही हैं, हमारे अफसर भी वही हैं, हमारी नीतियां भी वही हैं और हमारे यहाँ सिस्टम भी वैसे ही चलता है और इसी वजह से ये सिस्टम कभी नहीं बदलता है और इसीलिए मॉनसून दर मॉनसून यही तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। वही सवाल हैं जो हम पूछते हैं और उसी तरीके से इनमें से किसी सवाल का हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। सिर्फ लोगों की परेशानी है जो हम देश के सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जातिका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ूंगी। सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली भी पानी पानी। बीती रात जोरदार बारिश हुई, आसपास के इलाकों में भी जमकर बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर पूरा ही तरबतर रहा और इसी वजह से जगह जगह जलभराव। सिस्टम के तमाम दावे इस बारिश ने धो डाले हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। तस्वीरें दिखाएंगे आपको किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के आसार आज भी बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली में ड्रेनेज के सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। कुछ ही देर की बारिश में सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। सीएम रेखा गुप्ता के इलाके शालीमार बाग की ये तस्वीरें फिक्र बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि 2 घंटे की बारिश में ही बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया और लोग पानी बाहर निकालने की मशक्कत करते दिखे। सड़कों पर घुटने भर पानी के बीच गाड़ियां दौड़ती दिखी। ये हालत तो आपके सामने है। 2 घंटे की बारिश में ये हालत है शालीमार गांव की। अगर यहाँ 6 घंटे बारिश हो गई तो क्या हालत होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ निकलना। हर बारिश में, हर सीजन में यही बारिश का हाल है यहाँ। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तो हालात हद से ज्यादा खराब दिखे। कुछ देर की बारिश में अंडरपास पानी से लबालब भर गया, जिसे पार करने की कोशिश कर रहा एक बाइक सवार रास्ते में फंस गया। गनीमत रही कि इसने बीच में ही वापस लौटने का फैसला ले लिया। वहीं अंडरपास में ही एक कार भी फंस गई। कार सवारों को लगा था कि वो भरे पानी के बीच से आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन अंडरपास के बीच में ये कार पानी में फंस गई। गाड़ी बंद पड़ी तो लोगों को धक्का देकर इसे बाहर निकालना पड़ा।
तो मानसून की पहली बारिश, दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। शालीमार बाग से लेकर उत्तरी दिल्ली तक एक ही जैसी तस्वीर, जल भराव से लोगों की मुश्किलों में इजाफा। दिल्ली के महिपालपुर में बीती शाम से जारी बारिश ने हालात खराब कर दिए। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और लोगों को इसकी वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ी। हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा देखने को मिला और सड़क पर इसकी वजह से जाम के हालात भी बन गए। मानसून की पहली बारिश में हालात इस कदर खराब होने से लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला, जिन्हें बारिश और जाम की दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर मेरे को कम से कम डेढ़ घंटे से ऊपर हो चुका है और मेरी बाइक की टंकी तक पानी के अंदर से निकल के आया हूँ मैं। वाटर लॉकिंग मैंने दिल्ली में इस तरीके की पहले भी हुई है, बहुत पहले, बट इस बार तो मुझे बहुत ही जरूरत से ज्यादा लग रहा है कि मतलब कोई काम मुझे नहीं लगता कि होता हुआ है। धौला कुआं इलाके में भी बारिश के बाद जल जमाव की मुसीबत से लोगों को दो चार होना पड़ा। थोड़ी देर की बारिश ने सारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। गाड़ियां घुटने भर पानी के बीच दौड़ती दिखी तो गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिखा। मानसून की पहली बारिश में राजधानी पूरी तरह पानी पानी दिखाई दी। आगे बढ़ेंगे, बात जरा गुजरात की करते हैं। वडोदरा, आप जानते हैं वडोदरा में कल पुल हादसा हुआ था और इस हादसे के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वडोदरा पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। वडोदरा पुल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 15 पर पहुंच चुका है। आज सुबह भी 3 शव बरामद किए गए और 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कल महिसागर नदी पर वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला ये पुल जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस पुल का एक हिस्सा ढह गया और लापरवाही यहां पर इस रूप में सामने आई कि स्थानीय लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, उनकी तरफ से पहले ही प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था, सूचना दे दी गई थी। पुल पुराना है, पुल जर्जर हो रहा है, पुल किसी भी दुर्घटना का शिकार कभी भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने सुध ही नहीं ली, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और इसी वजह से अब तक 15 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 24 घंटे हो चुके हैं, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, राहत बचाव कार्य आप कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं आपकी लापता लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है, क्योंकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। महिसागर नदी और वहीं पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।